नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल सक्सेस सेरा पे। मैं फिर से लेकर आई हूँ मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक सीडीपी। इससे पहले वाले सेट में हम लोगों ने 1 से 15 तक क्वेश्चन को किया था। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन के साथ आंसर विद फुल डिस्क्रिप्शन है। तो 15 क्वेश्चन को हमने सॉल्व किया था, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन था। और आज मैं 15 से लेकर 30 तक यानी 15 क्वेश्चन को फिर से सॉल्व करूंगी। तो आप भी मेरे साथ इसे सॉल्व करो और उसके बाद हमें मार्क्स कमेंट करना कि आपको कितने मार्क्स आए इसमें, ठीक है। तो जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे नए नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। और उससे पहले अगर आपने टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया तो वहां से ज्वाइन कर लो, इसकी पीडीएफ आपको वहां पे मिल जाएगी, या आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन देखते हैं, और हमारे चैनल के माध्यम से आप किसी भी टेट, सीटेट हो, केवीएस हो, एनवीएस हो, जितने भी टीचिंग से रिलेटेड एग्जाम होती है, आप उसकी प्रिपरेशन यहाँ पे कर सकते हो बिल्कुल फ्री में। तो सबसे ये क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 है। इससे पहले हम लोगों ने ऑलरेडी 15 तक सॉल्व किया था। आई थिंक लास्ट क्वेश्चन हमारा 15 था या नहीं था फर्स्ट वीडियो की, तो मैं उसकी वीडियो की लिंक भी इसके बॉक्स में डाल दूंगी, आप वहां से पार्ट 1 देख लेना एंड पार्ट 2 को फिर सॉल्व करना। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है हमारा आज का, आई थिंक इस सेशन का फर्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 15। कोई शिक्षिका अपने विद्यार्थियों को क्या कहें कि उन्हें भीतरी प्रेरणा के साथ कार्य करने के लिए प्रोत्साहित कर सके। अगर आप किसी बच्चे को मोटिवेट करना चाहते हो, आप टीचर हो, कभी भी सीडीपी बनाते टाइम खुद पे सोचना, हमेशा याद रखना कि हम टीचर है और हम कैसे बच्चों को मोटिवेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे कह रहा है अगर आप टीचर होते तो क्लास में क्या करते, बच्चों को भीतरी प्रेरणा, अगर उसको अंदर से मोटिवेट करना तो उसके लिए आप क्या कार्य करेंगे। तो देखते हैं ऑप्शन क्या है हमारा। चलो इसे उसके करने से पहले समाप्त कर लो, ये नहीं कहेंगे। इससे क्या होता है, बच्चों में कंपटीशन की भावना आती है। आई थिंक बच्चे सोचें कि वो कर रहा है उससे पहले मुझे करना है, और हमारे टीचर ने बोला है तो बच्चों ज्यादा इसे फॉलो करते हैं। बच्चे सोचेंगे कि उससे पहले हम करें, इस कारण क्या होगी, गलती ज्यादा होगी। दूसरा ऑप्शन देखते, तुम उसके जैसा क्यों नहीं हो सकते। देखो उसने इससे एकदम ठीक कर दिया, हम कंपेयर नहीं कर सकते और निगेटिव नहीं ले सकते। क्यों नहीं हो सकते से बच्चे में हीनता की भावना आ जाती है और वो सोचते हैं कि वो हमसे अच्छा है, हम इसके लायक नहीं है, हम ये काम नहीं कर सकते। थर्ड देखते क्या है, काम जल्दी पूरा करो तो तुम्हें एक टॉफी मिलेगी। देखिए क्या होता है ना, जो हम लोग जो उपहार देते हैं बच्चों को 2 तरीके से देखते हैं। एक हो जाता है भौतिक देते हैं और एक यांत्रिक देते हैं। जैसे भौतिक में आप फिजिकली आप उसे गुड दे दे, बहुत अच्छा बोल दे, और यांत्रिक में कुछ गिफ्ट दे दे, टॉफी दे दे, वगैरह वगैरह। तो यहाँ पे हमेशा हम ये चीज नहीं कर सकते हैं। लास्ट ऑप्शन देखते हैं, इसे करने की कोशिश करो तुम सीख जाओगे। सबसे सटीक, सही और सटीक आंसर क्या है, ऑप्शन डी। क्या है, इसे करने की कोशिश करो तुम सीख जाओगे। और इससे बच्चे क्या होता है, उसके मन में एक भावना आती है कि हमारे टीचर ने बोला है तुम इसे कर सकते हो, ट्राई तो करो, हम है ना तुम्हारे साथ। इस तरीके से क्या होता है, बच्चे ज्यादा मोटिवेट होते हैं और किसी काम को करने के लिए बहुत ज्यादा प्रेरित होते हैं। तो अब देखते हैं इसके बारे में क्या दे रखा है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों से कहेंगे कि तुम लोग इसे करने की कोशिश करो और तुम लोग सीख जाओगे। इससे विद्यार्थियों को भीतरी प्रेरणा मिलेगी और वह कार्य करने के लिए प्रोत्साहित होंगे। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन वाला क्या, क्वेश्चन नंबर 2। कोई शिक्षिका अपने विद्यार्थियों को अध्ययन करने हेतु आंतरिक रूप से उत्प्रेरित करने के लिए कौन सा प्रोत्साहित करती है। देखिए यहाँ पे क्या था, यहाँ सेम चीज है, भीतरी प्रेरणा और यहाँ पे आंतरिक रूप है। कभी भी थोड़ा कंफ्यूज मत होना है और उसे वर्ड को समझते हुए कीवर्ड से मैच करते हुए क्वेश्चन के साथ आंसर ढूंढेंगे। तो इसका आंसर देखते हैं, उनमें चिंता और डर पैदा करना, ये तो पहले ही निगेटिव हो गया, क्योंकि हम बच्चों के अंदर न डर देना है, न ही हमें चिंता देना है, न ही किसी तरीके की भेदभाव करना है। प्रतियोगितात्मक परीक्षा, हमेशा कॉम्पिटिटिव एग्जाम नहीं ले सकते हैं। थर्ड देखते हैं क्या, व्यक्तिगत लक्ष्य निर्धारित करने और उनमें निपुणता पाने के लिए उन्हें मदद करना। ये ठीक है, आगे देख लेते हैं। पहले साफ दिखाई पड़ने वाले इनाम देकर जैसे टॉफी, बिल्कुल नहीं, ये निगेटिव है। अब देखिए ऊपर आया कि हम उसे बोलेंगे तुम इसे करके देखो, तुम कर सकते हो, ठीक है, वो भीतरी प्रेरणा हो गई। और सेम चीज यहाँ पे क्या होगी, आंतरिक रूप से उत्प्रेरित, यानी उसको अंदर से भूख जगाने के लिए कि बच्चा ये कैसे करे। कहते हैं ना, जब खेलते हैं छोटे बच्चे और गेंद चला जाता है बार बार और उसे बैटिंग का इच्छा होता है कि अब मेरी बारी बैटिंग की, वो कहीं से बॉल ढूंढ कर लाएगा, क्योंकि उन्हें बैटिंग करना बहुत पसंद होता है। तो हम किसी ऐसे पॉइंट को पकड़ेंगे जिसमें बच्चे ज्यादा इंटरेस्ट हो। तो यहाँ पे क्या है, व्यक्तिगत लक्ष्य निर्धारित करने। जी हाँ, बच्चे का किसमें इंटरेस्ट है वो बोलेंगे, तुम एक फोकस करो गोल को और उसे पाने के लिए उसमें तुम अपने आप को
सिद्ध करो, तुम उस चीज को सीखो और उसे करने की कोशिश करो। एक व्यक्तिगत लक्ष्य निर्धारित करने में और उनमें निपुणता पाने में उन्हें मदद करेंगे। हम टीचर से, हमारा काम है उनका हेल्प करना, हम रिसोर्सेस है उनके लिए। अगर उनके पास बुक है तो मेरा काम है कि हम बुक से जितना नॉलेज हो बच्चे में दे। तो ये चीज होगा, हम ऐसा ही कुछ करेंगे जिससे क्या होगा, बच्चे आंतरिक रूप से उत्प्रेरित होंगे, उनके मन से लालसा आएगी कि नहीं इस काम को हमें करना है, यहाँ पे हम करेंगे, ये मेरा गोल है, इसे हमें अचीव करना है। तो बच्चा क्या होंगे, उसमें ज्यादा कंफर्टेबल होंगे और उस काम को करने के लिए ज्यादा इच्छुक होंगे। अब देखते हैं इससे क्या डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। आई थिंक ऑप्शन सी ही राइट आंसर है। क्या है, बालक को आंतरिक रूप से प्रेरित करने के लिए अध्यापक बालक की व्यक्तिगत लक्ष्य निर्धारित करने में तथा उनमें निपुणता पाने में मदद करेंगे। अब देखते हैं क्वेश्चन सेकंड क्या है हमारा, थर्ड। किसी प्रारंभिक कक्षा में प्रभावशाली शिक्षक का उद्देश्य विद्यार्थियों को उत्प्रेरित करना होगा। देखिए यहाँ पे बच्चों को क्या है, अंतर से भूख जगाना, किसी चीज को करने के प्रति, किसी चीज को पाने के प्रति। तो ऑप्शन देखते हैं क्या है, किसी प्रारंभिक कक्षा में प्रभावशाली शिक्षक का उद्देश्य है कि विद्यार्थियों को उत्प्रेरित करना होगा। देखिए यहाँ पे क्या आंसर होगा, सीखने के लिए जिससे वो जिज्ञासु बने और सीखने के लिए ही सीखना पसंद करे। देखिए यहाँ पे एक चीज देख सकते हैं हम लोग, क्या है, सीखने के लिए ही सीखना पसंद करे। थोड़ा सा वर्ड को समझना है, यहाँ हमेशा क्या होता है, शब्दों का तालमेल ही होता है जो हम कंफ्यूज हो जाते हैं। आंसर तो बड़ा इजी होता है और क्वेश्चन भी बहुत इजी होता है। कभी कभी जो शब्दों की जो बनावट होती है और सजावट होती है, वहां पे थोड़ी परेशानी आती है, जिस कारण हमारा आंसर गलत हो जाता है। देखते इसका सेकंड ऑप्शन क्या है। एक चीज यहाँ पे रख लिया हम लोग, सीखने के लिए जिज्ञासु हुए, जैसे जिससे वो जिज्ञासु बने। बिल्कुल, बच्चों के अंदर से इच्छा होगी तो वो सीखेंगे और सीखने के लिए ही सीखेंगे। तो यहाँ पे इसको हम साइड कर लेते हैं, आंसर को सेकंड देखते हैं, क्योंकि हमें निगेटिव छाड़ते हुए पॉजिटिव आंसर को लेना है। रट कर याद करने के लिए जिससे वे प्रत्याश्रवण करने में अच्छे बन सके। रट कर आए ऐसे ही ऑप्शन को कट कर देना, 1 सेकंड भी टाइम नहीं देना है, क्योंकि हमारे पास 150 क्वेश्चन होता है और हमारे पास कितने घंटे का समय होता है, आई थिंक 2.5 से 3 घंटे, हाँ 2.5 घंटे का समय होता है, 2.5-3 घंटे का समय होता है। आई थिंक उतना कंफ्यूज हूं मैं यहाँ पे टाइम के लिए, क्योंकि मैं अक्सर ऑनलाइन एग्जाम देती हूँ, टीचिंग वाले तो ऑफलाइन होते हैं। इसलिए हर एक क्वेश्चन पे आप क्या करना, 1-1 मिनट का क्वेश्चन रखना, 30 क्वेश्चन में आराम से 30 क्वेश्चन को सॉल्व करना, 30 नंबर स्कोर करना। निगेटिव नहीं होता, इसलिए पहले जिसपे श्योर रहना उसे मारना, उसके बाद फिर बाद में एक सीरीज पकड़ कर ABCD को लेकर के उसे आंसर कर देना। सेकंड थर्ड देखते क्या, दंडात्मक उपायों का प्रयोग करना। ये भी गलत हो गया, क्योंकि हम बच्चे को दंड नहीं दे सकते। हमारा एनसीएफ क्या कहता है, चिल्ड्रन सेंटर एजुकेशन है, जिसमें बच्चे को पनिशमेंट नहीं कर सकते। फोर्थ क्या, ऐसे काम करने के लिए जिससे परीक्षा के अंत में अंक पा सके। ये भी गलत। हमारा सबसे सटीक और सही आंसर क्या है, ऑप्शन ए, क्योंकि इससे अच्छा बेहतर इसमें कोई आंसर ही नहीं है और ये सारे निगेटिव है। ठीक है, अब देखते हैं इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्या दे रखा है। आंसर ए है, प्रारंभिक कक्षा में शिक्षक बालकों को सीखने के प्रति जिज्ञासु बनाता है तथा सीखने के लिए सीखना पसंद करे, ऐसे दृष्टिकोण बालक में उत्पन्न करना होता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण प्रभावशाली विद्यालय की प्रथा है। क्या कह रहा है, प्रभावशाली विद्यालय की प्रथा है। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन को समझना है। तो क्या निरंतर तुलनात्मक मूल्यांकन, हमेशा हम तुलनात्मक मूल्यांकन नहीं करते। शारीरिक ढंग कट गया, क्या है, व्यक्ति सापेक्ष अधिगम, ये सही है, क्योंकि व्यक्ति सापेक्ष का मतलब क्या होता है, हर एक व्यक्ति जिस समान उसके अकॉर्डिंग उसको लर्निंग देना, उसके अकॉर्डिंग उसे सिखाना। अब यहाँ पे देखते हैं क्या, प्रतियोगितात्मक कक्षा, ये भी गलत है। यहाँ पे ऑप्शन सी इज राइट आंसर, क्योंकि व्यक्ति सापेक्ष अधिगम में क्या होता है, जो बच्चा जिस लेवल का होता है उसके अकॉर्डिंग हम उसे सिखाते हैं। जैसे एक चैप्टर को क्लास में पढ़ाया तो किसी बच्चे को बोलेंगे पोयम लर्न करने के लिए, किसी बच्चे को बोलेंगे देखकर एक पेज राइटिंग लिखने के लिए, किसी बच्चे को बोलेंगे कि इसका क्वेश्चन आंसर करने के लिए, हम किसी बच्चे को बोलेंगे कि आप इसे पढ़ कर आना, और किसी बच्चे को बोलेंगे इसका MCQ यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो होता है उसे याद करके आना। तो ये क्या होता है, इस तरीके से अलग अलग बच्चे होते हैं और व्यक्ति सापेक्ष अधिगम हमें यहाँ पे फॉलो करना होता है। हम जिस भी विद्यालय में होते हैं, या सरकारी हो या प्राइवेट हो, किसी भी स्कूल में हो, क्योंकि हर एक बच्चे का IQ लेवल एक जैसा नहीं होता है। अब देखते हैं इसके बारे में क्या दे रखा है। ऑप्शन सी इज राइट आंसर, व्यक्ति सापेक्ष अधिगम प्रभावशाली विद्यालय की प्रथा है और यह एक अनुकरणीय शिक्षा है। जी हाँ, इसे फॉलो करने वाला होता है, अनुकरण करने योग्य होता है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, 19।
विकास का सिरा पदामुखी दिशा सिद्धांत व्याख्या करता है कि विकास इस प्रकार से आगे बढ़ता है। विकास का एक सिद्धांत है सिरा पदामुखी। शायद हमने विकास वाले टॉपिक में इसे डिस्कस किया है। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट से जाकर सीडीपी की जो एक प्लेलिस्ट बनी है आप उसे वहां से देख सकते हो एंड उसे फॉलो भी कर सकते हो और वहां से अच्छे से समझ सकते हो। जहां कोई कंफ्यूजन हो आप हमें कमेंट करके बताना या हमारे ग्रुप में मैसेज करके बताना, मैं उसे देख लूंगी और अच्छे से आप लोग को बता दूंगी। इसका आंसर देखते क्या है। क्या है? सिरा पदामुखी दिशा सिद्धांत व्याख्या करता है कि विकास इस प्रकार आगे बढ़ता है। सामान्य से विशिष्ट की ओर कार्य। क्या है? समान से विशिष्ट कार्य की ओर ये नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे सिर और पदामुखी का ध्यान दे दिया है। विभिन्न से एकीकृत कार्यों की ओर ये भी नहीं होगा। सिर से पैर की ओर, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। क्योंकि यहाँ पे देखिए सिरा पदामुखी, सिर मीन्स पैर, पदा मीन्स सिर मीन्स सर और पैदा मीन्स पैर। तो क्या है? सिर से पैर की ओर, ग्रामीण से शहरी क्षेत्र की ओर, बिल्कुल नहीं। तो आप यहाँ पे ये दो चीज देखकर कंफ्यूज मत होना क्योंकि सामान्य से विशिष्ट की ओर आप विकास को लेते हुए सोचेंगे कि शायद ये आंसर होगा। बिल्कुल ही वर्ड को कीवर्ड से कीवर्ड को मैच करते हुए आंसर निकालना है हमें से। हमेशा सीटेड क्या करता है ना, ऐसा आंसर लाता है जो सोचता है कि हमारा टीचर जो ऑलराउंडर हो, हमेशा सबसे अलग सोचे और वही बेस्ट होता है और वही क्वेश्चन का आंसर दे पाता है। तो हमेशा अलग होकर सोचना है। जो सब सोचते वो चीज नहीं सोचना है। सबकी तरह मार्क्स नहीं लाना है। मेरा अपना एक गोल है कि हम कम से कम ज्यादा नहीं 100+ मार्क्स लाओ, उससे ज्यादा फिर नेक्स्ट एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना। देखते हैं इसके बारे में क्या दे रखा है आंसर में। ऑप्शन सी राइट आंसर है। सिरा पदामुखी यानी मस्तका मधामुखी इसे कहते हैं। मस्तका धोमुखी कहते हैं यानी मस्तक से पैर की ओर। सिरो पदामुखी मीन्स होता है सर से पैर की ओर। इस मीन्स की क्या है? मस्तका धोमुखी मीन्स भी वही चीज होता है। में शरीर विकास का सिर से पैर की दिशा में होता है। यानी यहाँ पे सिर है तो यहाँ से नीचे आ जाओ, यहाँ पे पैर है तो यहाँ से ऐसे से विकास बढ़ता है। ठीक है, होता है। प्रयोगात्मक अध्ययनों के आधार पर यह दिखाया गया है कि प्रसूति काल के तथा जन्म के बाद के समय में बच्चों का शारीरिक विकास तथा मानसिक विकास दो प्रकार के नियमों को निर्देशित होता है। एक हो गया आपको कि मस्तका दोमुखी नियम तथा निकट उर नियम। इन दोनों नियमों को मिलाकर एक साथ विकासात्मक दिशा का नियम कहा जाता है। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है देखते हैं। भाषा विकास के लिए सबसे संवेदनशील समय निम्नलिखित में से कौन सा है? क्या कह रहा है क्वेश्चन समझना है। भाषा विकास के लिए सबसे संवेदनशील समय निम्नलिखित में से कौन सा है? जन्म से पूर्व तो बच्चे का भाषा विकास होगा ही नहीं, इसलिए आप इसे काट देना क्योंकि जन्म से पूर्व हो ही नहीं सकता है। क्या है? वैश्य काल में भी नहीं होगा क्योंकि ये बहुत बड़े हो चुके हैं। और यहाँ पे कह रहा है भाषा विकास के लिए यानी स्टार्टिंग पीरियड है। क्वेश्चन के वर्ड को समझना और उसको डिफाइन करना, देन आंसर देना। ठीक है, तो ये दो कट गया आपका। मध्य बचपन का समय। क्यों स्टार्टिंग नहीं हो सकता है? मध्य में जाकर बच्चे का भाषा विकास होगा या फिर जो बच्चे भाषा सीख चुके होंगे उनको उसको सुधारने में थोड़ा टाइम लगता है। कहते हैं जो बच्चा खाली स्लेट की तरह होता है, छोटा बच्चा, उसे समझाना बहुत आसान होता है, लेकिन पढ़े हुए को पढ़ाना थोड़ा मुश्किल होता है क्योंकि एक कॉन्सेप्ट उसके माइंड में सेट हो जाता है और बच्चे उसी पे अडिग हो जाते हैं। तो ये भी आंसर नहीं होगा। क्या? मध्य बचपन का समय। इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन डी, प्रारंभिक बचपन का समय। जी हाँ बच्चे, स्टार्टिंग में जो बच्चे होते हैं हमारे क्या होते हैं? एक बिल्कुल ब्लैंक स्लेट की तरह होते हैं, ब्लैंक व्हाइट बोर्ड की तरह होते हैं। अब जो उस पर लिख दोगे वो लिखा जाता है उसके माइंड में। इसलिए हम लोग अक्सर कहते हैं, अपने घरों में सुने होंगे, छोटे बच्चे अच्छी भाषा का प्रयोग करो, जोर से नहीं बोलो, गलत वर्ड मत बोलो, क्योंकि बच्चे पे इसका असर होता है और बच्चे ज्यादा इसे कैच करते हैं। आंसर देखते हैं क्या दे रखा है इसका आंसर। आंसर डी है। जिन प्याजी के अनुसार भाषा विकास के लिए सबसे संवेदनशील समय क्या होता है? प्रारंभिक बचपन का समय होता है। तो ये था मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये VVI क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर पूछा गया क्वेश्चन है, इसलिए मैं यहाँ पे लेकर आई हूँ। तो आप लोग इसे समझना और नोट कर लेना। कोई कंफ्यूजन हो कमेंट करके आप हमसे पूछ सकते हो। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21 क्या कहता है। एक 6 वर्ष की लड़की, यहाँ पे क्वेश्चन को समझना। क्वेश्चन बड़ा हो तो बिल्कुल नहीं घबराना, कितना बड़ा क्वेश्चन पूछ दिया, क्या पूछ दिया, एकदम समझना और अच्छे से आंसर देना। कितना भी बड़ा क्वेश्चन हो, अगर MCQ है तो एक ही वर्ड का, 2 वर्ड का उसका आंसर होगा। ठीक है, यहाँ पे कंफ्यूज बिल्कुल मत होना क्योंकि ये सब्जेक्टिव नहीं है, आप वहां पे लिखना नहीं है आपको, ये ऑब्जेक्टिव है। 4 ऑप्शन में से कोई एक आंसर होगा, 3 को निगेटिव की तरफ छाड़ते चलेंगे। देखते पाली से पढ़ते। एक 6 वर्ष की लड़की खेल कूद में असाधारण योग्यता का प्रदर्शन करती है। क्वेश्चन को समझना क्या कर रहा है। 6 वर्ष की लड़की है, खेल कूद में असाधारण योग्यता का प्रदर्शन करती है, उसके माता पिता दोनों ही खिलाड़ी है। देखो एक चीज यहाँ पे देखो, जस्ट अपोजिट जा रहा है क्वेश्चन। उसके माता पिता दोनों ही क्या खिलाड़ी है, उसे नित्य प्रशिक्षण प्राप्त करने भेजते हैं और सप्ताह में उसे प्रशिक्षण देते हैं। कहीं उसका एडमिशन है आई थिंक, और वो भेजते हैं उसे मतलब सीखने के लिए, और सप्ताह में यानी सप्ताह के लास्ट में उसे परीक्षण देते हैं। बहुत संभव है
कि उसकी क्षमताएं निम्नलिखित दोनों के बीच परस्पर प्रतिक्रिया का परिणाम होगी। देखो यहाँ पे सारा क्वेश्चन तो चला गया, लेकिन इस लाइन से आंसर निकल जाएगा। बहुत संभव है कि उसकी क्षमताएं निम्नलिखित दोनों के बीच परस्पर प्रतिक्रिया का परिणाम होगी। अब यहाँ पे देखना है क्या है, बच्चे उसके माता पिता क्या है, खिलाड़ी है, और बच्चे का अच्छा परफॉर्मेंस नहीं है गेम में। तो यहाँ पे दो चीज को नोटिस करना है, एक तो जेनेटिक उसके माता पिता खिलाड़ी है, तो हो सकता है बच्चों में आनुवांशिक क्रिया हो, गुण हो कि वो खिलाड़ी बन सकता है, और वो नहीं कर पा रहा है तो क्यों नहीं कर पा रहा है। तो ये चीज देखना, जब बच्चा छोटा हो बाय बर्थ, उससे पहले हम सोच सकते थे कि इसके माता पिता खिलाड़ी है, तो बच्चे का भाई इंटरेस्ट खिलाड़ी में होगा, लेकिन जन्म के बाद उसका इंटरेस्ट खिलाड़ी में क्यों नहीं है, वो क्यों नहीं उसमें रुचि ले रही है, ये चीज देखना हमें क्या कि हमें उसके बाहरी परिवेश, वो जिस परिवेश में पली बढ़ी है, क्या उसको खेल का माहौल मिला है या नहीं मिला है। यहाँ पे कह रहा है कि दोनों के बीच की परस्पर क्रियाओं का परिणाम है। तो यहाँ पे देखना हमें वृद्धि और विकास नहीं होगा, याद रखना, क्योंकि वृद्धि और विकास नहीं होगा इसलिए क्योंकि यहाँ पे जेनेटिक दे रहा है। और ऑप्शन सी क्या है, स्वस्थ एवं प्रशिक्षण, ये भी नहीं होगा। अनुशासन एवं पौष्टिकता, ये भी नहीं होगा। यहाँ पे राइट आंसर क्या है, अनुवांशिकता एवं पर्यावरण। अनुवांशिक रूप से तो वो खेल में इंटरेस्ट ले रही है, लेकिन वो पर्यावरण तरीके से, यानी जो जन्म ली उसके आसपास का परिवेश खेल का माहौल नहीं था, इसलिए उसने ज्यादा प्रैक्टिस नहीं किया, इसलिए वो असाधारण योग्यता का प्रदर्शन कर रही है। लेकिन उसके माता पिता हमेशा कोशिश करते हैं वो खेले, तो ये किसका, दोनों के बीच का परस्पर प्रतिक्रिया का परिणाम है, तो अनुवांशिकता और वातावरण। इस तरीके से क्वेश्चन को समझकर बनाएंगे। देखते हैं इसका आंसर क्या दे रखा है। यही आंसर है। उपयुक्त स्पष्ट है कि अनुवांशिकता और पर्यावरण के बीच परस्पर अंतःक्रिया का परिणाम है कि बच्चे जन्म से तो खिलाड़ी है, लेकिन वो असाधारण व्यवहार कर रहे, हो सकता है वो सराउंडेड एरिया में नहीं रह पा रहे, वो खेल से घिरे माहौल में नहीं रह पा रहे, उनका जो प्रैक्टिस हो रहा है वो अच्छे तरीके से नहीं हो रहा है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिकरण की गौण वाहक है, क्या है, कौन सा सामाजिकरण की गौण वाहक है। परिवार एवं आस पड़ोस, ठीक है, विद्यालय और पास पड़ोस, विद्यालय और निकटतम परिवार के सदस्य, परिवार और रिश्तेदार। इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन बी, विद्यालय एवं पास पड़ोस। ठीक है, परिवार और आस पड़ोस तो होते ही होते हैं, लेकिन ये गौण वाहक है, नहीं होते हुए बहुत बड़ा किरदार हमारे बच्चों के लाइफ में, हमारे लाइफ में पिता जाते हैं। विद्यालय निकटतम परिवार के सदस्य नहीं, क्या है, विद्यालय, जहां बच्चे 6 से 7 घंटे तक रहते हैं, 4 से 5 तक तो अपने स्कूली पाठ्यक्रम के रहते हैं, और उसके बाद जो खेलते हैं या कुछ भी, और पास पड़ोस जो होता है उसमें ज्यादा इन्वॉल्व होते हैं। परिवार के साथ तो रहते हैं, लेकिन रिश्तेदार के साथ वो नहीं रहते हैं। परिवार तो उनके अनुकूल बन सकते हैं, लेकिन क्या रिश्तेदार बच्चों के अनुकूल बन पाएंगे, नहीं। लेकिन विद्यालय एक ऐसा एनवायरनमेंट है जहां पे बच्चों के अनुकूल एजुकेशन दिया जाता है, डिसिप्लिन होता है, और पास पड़ोस में अगर अच्छा माहौल है तो बच्चों का डेवलपमेंट बहुत अच्छे तरीके से और बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, अब देखते इसका राइट आंसर क्या दे रखा है। सामाजिकरण के गौण वाहक क्या होते हैं, विद्यालय और पास पड़ोस हो सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 23। लेव वाइगोस्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का मूल कारण क्या है। लेव वाइगोस्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का मूल कारण क्या है। ठीक है, तो इसका देखते हैं आंसर क्या है। संतुलन, सामाजिक अनुक्रिया, मानसिक प्रारूप स्कीमा का समायोजन, उद्दीपक अनुक्रिया युग्मन। तो इसका आंसर क्या होगा, सोचिए, फिर मैं बताती हूँ इसका आंसर। इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन बी, सामाजिक अनुक्रिया। हमेशा वाइगोस्की का मतलब क्या होता है, सामाजिक अंतःक्रिया। हमेशा याद रखेंगे, जैसे वाइगोस्की साहब आएगा सामाजिक और वर्ड में, आप उसे आंसर बेझिझक ले सकते हो। अब इसके डिस्क्रिप्शन को देखते हैं क्या दे रखा है। लेव वाइगोस्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का मूल कारक सामाजिक अनुक्रिया है। लेव वाइगोस्की ने बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में सामाजिक कारकों एवं भाषा को महत्वपूर्ण बतलाया है। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24 क्या है हमारा। किसी बच्चों का दिया गया विशिष्ट उत्तर कोहल वर्ग के नैतिक तर्क के सोपानों की विषय वस्तु के किस सोपान के अंतर्गत आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं, यदि आप ईमानदार है तो आपके माता पिता आप पर गर्व करेंगे, इसलिए आपको ईमानदार रहना चाहिए। इस तरह से क्वेश्चन पूछा गया, प्रीवियस क्वेश्चन है, तो आप इसका आंसर सोचिए। मैं बताती हूँ, वाइगोस्की का नियम आई थिंक नहीं पढ़ा हमने, मैं कल इसकी वीडियो आप लोग के लिए पीडीएफ के साथ अवेलेबल कराऊंगी। तो देखिए इसका आंसर, देखिए क्या होता है। ऑप्शन देखते हैं, यहाँ पे आए, यदि आप ईमानदार है तो आपके माता पिता आप पे गर्व करेंगे, यानी इसमें क्या है, बच्चों को अच्छा बनने, ठीक है, और वो क्या है, एक अच्छे तरीके से परफॉर्मेंस कर रहा है, यानी अपने सोसाइटी में कर रहा हो या कहीं भी कर रहा हो, क्योंकि उसे एक भय है मन में कि अगर वो अच्छा करेगा तो उसके माता पिता उस पर गर्व करेंगे। तो दंड आज्ञाकारिक अनुकूलन नहीं होगा, क्योंकि वो गलती नहीं कर रहा है। सामाजिक संकुचन अनुकूलन, समाज से अगर वो अच्छा बनता तो कहाँ बनेगा,
अच्छा लड़की अच्छा लड़का अनुकूलन, कानून व्यवस्था ये तो सबसे अपर में जाता है। अच्छा लड़की अच्छा लड़का अनुकूलन भी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है, वो अपने माता पिता के लिए कर रहा है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी इज राइट आंसर। सामाजिक संकुचन अनुकूलन, क्योंकि बच्चे सोसाइटी में एक अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं। देखते हैं यहाँ क्या दे रखा है आंसर में। यदि आप ईमानदार हैं तो आपके माता पिता आप पर गर्व करेंगे, इसलिए आपको ईमानदार रहना चाहिए। यह कथन सामाजिक संकुचन अनुकूलन के तहत आता है। इससे सोपान के अंतर्गत उचित कार्य को आलोचनात्मक ढंग से परख कर समस्त समुदाय द्वारा स्वीकृति किए जाने सामान्य व्यक्तिगत अधिकारों और मानदंडों के रूप में परिभाषित करने की प्रवृत्ति आ जाती है। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25 क्या है हमारा। जीन प्याजे के अनुसार अधिगम के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है? क्या शिक्षार्थी के द्वारा पर्यावरण के सक्रिय खोजबीन? पहला आंसर तो आ गया, लेकिन अदर ऑप्शन देख लेते हैं। वृक्षों के व्यवहार का अवलोकन? नहीं। ईश्वरीय न्याय पर विश्वास करना? नहीं। शिक्षकों और माता पिता द्वारा पुनर्वलन? नहीं। ये क्या है, सबसे ज्यादा मेरा चाइल्ड सेंटर में क्या एजुकेशन बेस्ड होता है? शिक्षार्थियों द्वारा पर्यावरण की सक्रिय खोजबीन करना। देखते हैं इसका ऑप्शन में क्या दे रखा है आंसर। आंसर ए है, जीन प्याजे के अनुसार अधिगम के लिए विद्यार्थियों के द्वारा पर्यावरण की सक्रिय खोजबीन आवश्यक है। जी हाँ, बच्चे जब डूइंग विथ लर्निंग करते हैं तो बच्चे बहुत कुछ सीखते हैं। ठीक है, इसी बात को याद में रखते हुए सीडीपी को सॉल्व करेंगे। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। जीन प्याजे के अनुसार प्रारूप स्कीम निर्माण वर्तमान योजनाओं के अनुरूप बनाने हेतु नवीन जानकारियों में संशोधन और नवीन जानकारियों के आधार पर पुरानी योजनाओं संशोधन के परिणाम के रूप में घटित होता है। इन दो प्रक्रियाओं को जाना जाता है, किसके नाम से जाना जाता है? ठीक है, समायोजन और अनुकूलन। देखिए यहाँ पे पुराने ज्ञान, यहाँ पे देखिए अनुरूप नवीन ज्ञान जो नया ज्ञान क्या है, और नवीन ज्ञान और नवीन संशोधन जानकारी। तो यहाँ पे देखते हैं क्या है, दोनों ही चीज नया है। और पुरानी योजनाओं में संशोधन, मेरे पास कुछ नया टेक्नोलॉजी आया और मेरा पहले से कुछ प्लान था करने का, तो हम अपने टेक्नोलॉजी के आधार पर उसमें चेंजिंग लाते हैं। ये किस प्रकार से है? समायोजन और अनुकूलन। समायोजन क्या हो रहा है? समायोजन किसी सोसाइटी वगैरह में होता है, तो हम यहाँ पे नहीं कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे सोचेंगे, वर्ड को समझेंगे, समायोजन, समावेशन और अनुकूलन। तो समावेशन और अनुकूलन, समावेशन और अनुकूलन नहीं हो, क्योंकि अनुकूलन नहीं कर रहे, टेक्नोलॉजी हमने खुद सीखा है तो हम उसे खुद से करेंगे, तो हम किसी को फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो ये आंसर नहीं होगा। सामान्यीकरण और संशोधन, सामान्यीकरण भी नहीं कर रहे और संशोधन भी नहीं कर रहे। मेरे पास जो प्लानिंग है हम उसको नए टेक्नोलॉजी से जोड़कर कर रहे हैं। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। कैसे? समावेशन, हम पुराने जो मेरा प्लानिंग है उसको हम नए टेक्नोलॉजी में इंक्लूड करके और उसमें ऐड करके हम उसको अच्छे तरीके से कर रहे हैं। तो समावेशन किए, पुराने प्लानिंग को नए प्लानिंग से, नए टेक्नोलॉजी से, और समायोजन किए, मिक्स कर दिए और फिर नए टेक्नोलॉजी का डेवलप करके हम कोई काम को कर रहे हैं। इसका राइट आंसर क्या? ऑप्शन डी। अब देखते हैं बॉक्स में क्या आंसर दे रखा है इसका। क्या आंसर? नवीन जानकारी को में संशोधन समायोजन होता है तथा नवीन जानकारी के आधार पर पुरानी योजनाओं में संशोधन समावेशन होता है। ठीक है, मैं इसे एक वीडियो बना दूंगी, थोड़ा ज्यादा कंफ्यूजन हो सकता है इसमें स्कीमा पे, तो देखते हैं। मैं कल तो पहले बनाऊंगी जीन प्याजे वाला और उसके बाद फिर मैं दूसरा बनाऊंगी वीडियो। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। 27, किसी प्रगतिशील कक्षा की व्यवस्था में शिक्षक एक ऐसे वातावरण को उपलब्ध कराकर अधिगम को सुगम बनाता है जो क्या है, खोज को प्रोत्साहित देता है, देखते हैं नियामक हो, समावेशन को हितोत्साहित करता है, और क्या आवृत्ति को बढ़ाता है। ऑप्शन इज डी राइट। कैसे? खोज को तो प्रोत्साहित देता है, लेकिन यहाँ पे क्या कर, किसी प्रगतिशील कक्षा की व्यवस्था में शिक्षक एक ऐसे वातावरण को उपलब्ध कराकर अधिगम को सुगम बनाता है, यानी बच्चों को वो एक्टिव करता है, बच्चों को उतना बड़ा दायरा फैलाता है कि बच्चे अच्छे से आसानी से सीख सके। ठीक है, देखते हैं इसका आंसर क्या है बॉक्स में। प्रगतिशील कक्षा व्यवस्था में शिक्षक आवृत्ति को बढ़ावा देकर अधिगम को सुगम बनाया जा सकता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर 28। हार्वर्ड गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत क्या सुझाता है? हार्वर्ड गार्डनर जो थे, बुद्धि के सिद्धांत दाता थे, उन्होंने क्या सुझाया कि हर बच्चे को प्रत्येक विषय 8 विभिन्न तरीके से पढ़ाना जाना चाहिए ताकि सभी बुद्धियों विकसित हो सके। बिल्कुल नहीं, बच्चे को हम पढ़ाना है, कोई डोज नहीं जो हमें वहां पे फुलफिल करना है। बुद्धि को क्या है क्वेश्चन, बुद्धि को केवल बुद्धि लब्धि IQ परीक्षा से ही निर्धारित किया जा सकता है? नहीं, केवल आ जाए तो वहां पे आंसर ऑटोमेटिक गलत हो जाएगा। शिक्षक को चाहिए कि विषय वस्तु का वैकल्पिक विधियों से पढ़ाने के लिए बहुबुद्धियों को एक रूपरेखा की तरह ग्रहण करे। बिल्कुल सही, ये राइट आंसर है। अदर देखते हैं, क्षमता भाग्य है और एक अवधि के भीतर नहीं बदली जा सकती, ये तो कभी आंसर नहीं हो सकता है। ठीक है,
ये चीज आंसर सही है। हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार शिक्षक को चाहिए कि विषय वस्तु का वैकल्पिक विधियों से पढ़ाने के लिए बहुबुद्धियों को एक रूपरेखा की तरह ग्रहण करें। जैसे हम किसी चीज को पढ़ाते हैं, छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं, हम किसी पेड़ पौधा के बारे में पढ़ा रहे हैं, बागवानी के बारे में पढ़ा रहे हैं। मेरे पास अगर टाइम हो तो हम स्कूल में क्या करें, बच्चों को कभी घूमने पे ले जाए, किसी बागवानी के पास ले जाए और उसके बारे में उसे दिखाए, या रिवर के बारे में पढ़ा रहे हो, या किसी भी तरीके से किसी चीज को पढ़ा रहे हैं। यहाँ पे क्या होता है, बच्चे जब उसे अच्छी तरीके से देखते हैं, खुद से अनुभव करते हैं, जो अनुभव के द्वारा जो ज्ञान अर्जन किया जाता है वो कभी नष्ट नहीं होता है। अब देखते हैं इसके बारे में क्या दे रखा है। हार्वर्ड गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत यह सुझाता है कि शिक्षक को चाहिए कि विषय वस्तु का वैकल्पिक विधियों से पढ़ाने के लिए बहुबुद्धियों को एक रूप रेखा की तरह ग्रहण करें। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। क्वेश्चन नंबर 29। कोई 5 साल की लड़की एक टी शर्ट को तय करते हुए अपने आप से बातें करती है। लड़की द्वारा प्रदर्शित व्यवहार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। अब देखिए यहाँ पे ये क्वेश्चन पूछा गया है, आई थिंक दिसंबर 19 में भी था, जुलाई 19 में भी था, तो ये क्वेश्चन हमेशा रिपीट रहता है, इस बार भी आने का चांस है। नहीं हो इस तरीके से, थोड़ा अलग हो, लेकिन यही होगा। क्या कर रही हो, किसी काम को करते समय खुद को अपने आप से बातें करती है, वो क्या कर रही है, ठीक है। जीन पियाजे और ले वाइगोस्की इसकी व्याख्या बच्चों के विचार को अहम केंद्रित प्रकृति रूप से करते हैं। क्या करें, जीन पियाजे और ले वाइगोस्की इस व्याख्या को बच्चों के विचारों को अहम केंद्रित प्रकृति के रूप में करते हैं। ये चीज नहीं हो सकता है क्योंकि वो चीज नहीं है, बच्चे यहाँ पे अहम केंद्रित की बात नहीं है, यहाँ पे इसको छोड़ देंगे। जीन पियाजे इसे अहम केंद्रित भाषा कहेगा और ले वाइगोस्की इसकी व्याख्या बच्चे द्वारा निजी भाषा से अपनी क्रियाओं को नियमित करने के प्रयासों के रूप में कहेगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। जीन पियाजे इसकी व्याख्या सामाजिक अनुक्रिया के रूप में, समाज की तो कोई बात नहीं, बच्चे अकेले काम कर रही, वो अपने किस बात से क्या बात करी, यहाँ पे सामाजिकरण नहीं होगा, इसलिए आंसर गलत हो गया। जीन पियाजे और ले वाइगोस्की इसकी व्याख्या बच्चे के द्वारा अपनी माँ के अनुकरण के रूप में करते हैं। अच्छा देखिए, एक चीज यहाँ पे हो सकता है, ये आंसर को अगर हम नहीं लेते हैं, यहाँ भी ले सकते हैं, आम केंद्रित नहीं लेंगे, ये भी नहीं लेंगे। यहाँ पे क्या है, बच्चे, अगर यहाँ से आंसर होता इसकी व्याख्या बच्चे द्वारा निजी भाषा से अपनी क्रियाओं को नियंत्रण करने का प्रयास के रूप में करती है, तो ये आंसर हो सकता है। लेकिन यहाँ पे जीन पियाजे इसे अहम केंद्रित कहते हैं, नहीं होगा। तो देखते हैं यहाँ पे क्या, जीन पियाजे और ले वाइगोस्की इसकी व्याख्या बच्चे के द्वारा अपनी माँ के अनुकरण के रूप में करेंगे। आई थिंक ये हो सकता है उसकी माँ की हैबिट हो जेनेटिक हो बच्चे में। देखते हैं यहाँ पे क्या है, जीन पियाजे और ले वाइगोस्की इसकी व्याख्या बच्चे के द्वारा अपनी माँ के अनुकरण के रूप में करेंगे क्योंकि लड़की में ऐसे गुणों का विकास माता के क्रियाकलापों को देखकर उत्पन्न होता है। हो सकता है, और अक्सर ऐसा होता भी है, अगर आपको कोई काम कह दिया तो आप मन में सोचते हो तो मैं नहीं करूंगी, ऐसा कुछ बात खुद को कंट्रोल करने के लिए काम करते हैं। अगर ये सब आंसर ना हो, अगर इस तरीके से आंसर हो कि बच्चे अपने आप को अपने काम को प्लानिंग करने के लिए करें इस तरीके की बातें, तो आप वहां पे इसका आंसर अपने तरीके से लगा सकते हो। अब देखते हैं इस सेक्शन का लास्ट क्वेश्चन क्या, लिंक क्या है। एक क्वेश्चन इससे रहता है, ये VVI क्वेश्चन है, हर एक ईयर आपको एक क्वेश्चन मिलेगा, ठीक है, इसलिए आप इसे यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं होना है। क्या है, जैविक सत्ता है, शारीरिक संरचना है, सहज गुण है, सामाजिक संरचना है। तो लिंक क्या है, एक जैविक सत्ता है, ठीक है, ये जैविक सत्ता है। तो ये था हमारा 23 क्वेश्चन, जिसमें फर्स्ट सेक्शन में हमने 15 क्वेश्चन किया और सेकंड सेक्शन में हमने 15 क्वेश्चन किया। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। तो आई थिंक आपको ये अच्छा लगे दोस्तों, तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि आपने कितने मार्क्स स्कोर किए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।